हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वे ऑफ कपल का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कोल्ड स्प्रिंग पर जो भी कुछ हुआ था वो सब के बाद विंग और वांग जी की मैरिड लाइफ फाइनली अब नॉर्मल हो गई थी। लेकिन विंग का वो हस्बैंड जो हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के रूल्स की बात किया करता था, अब वो कुछ और ही बन गया था। एक दिन वेइंग और वांग जी के पास ज़्यादा कुछ स्कूल वर्क नहीं था और फैमिली अफेयर्स भी नहीं थे। दोनों साइलेंस रूम में यानी कि जिंगशी में साथ बैठे हुए थे। वांग जी अपनी मेन्यू स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, दूसरी तरफ वेइंग भी अपनी एक बुक रीड कर रहा था। वेइंग ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था और एक रेड हेयर बैंड लगाया हुआ था। उसके कुछ बाल उसकी नेक लाइन तक आ रहे थे। दूसरी तरफ वांग जी ने काफ़ी सारे लेयर्स वाले कपड़े पहने हुए थे जो उसे मेडिटेशन और कल्टीवेशन में हेल्पफुल हों और इधर उधर के थॉट से वो दूर ही रहे। लेकिन वांग जी जितना ज़्यादा लेयर्स वाले कपड़े पहनता था विंग को उतना ही पसंद नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना पेशेंस नहीं था कि वो एक एक करके सारे लेयर्स को निकाल सके। दूसरी तरफ विंग ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे जिसका कॉलर लूज था और उसकी नेक वांग जी को दिख रही थी, जहाँ पर उसे ब्राइट रेड कलर का मार्क भी दिख रहा था जो वांग जी ने ही रात के समय बनाया था। वो मार्क फेड तो नहीं हुआ था बल्कि और ज़्यादा शो हो रहा था और वांग जी की नज़र एक सेकंड के लिए भी उससे नहीं हट रही थी। वे वुशन का इस वक्त वांग जी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसका पूरा फोकस अपनी बुक पर था। उसके लिप्स पर भी बाइट मार्क्स थे जो रिवील हो रहे थे। ऐसा बहुत कम ही होता था कि विंग किसी बुक को इतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा हो। वांग जी ने अब अपनी उस मोन्यूस्क्रिप्ट को साइड में रख दिया था और वो उसी दूरी पर से वे वुशन को ऐसे ही घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन विंग की नज़र अभी भी उस पर नहीं गई थी। अब वांग जी को बहुत अननोइंग फील होता है। वो उस मोन्यूस्क्रिप्ट पेपर को साइड फेंकते हुए विंग के पीछे आकर बैठ जाता है। विंग का ध्यान अभी भी उसकी तरफ नहीं गया था। वांग जी विंग की कॉलर बोन को ही देखे जा रहा था। वो धीरे धीरे करके अपनी और विंग की बीच की दूरी कम कर देता है और उसके बहुत नज़दीक आ जाता है। विंग टैलिस्मान ग्रैंड व्यू नाम की एक बुक पढ़ रहा था जो उसने लाइब्रेरी पेविलियन से ही ली थी। वो उस बुक को इतना सीरियसली पढ़ रहा था कि उसने वांग जी को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, बल्कि उसे तो ऐसा फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई सॉफ्ट कुशन रखा हुआ है। वो धीरे धीरे करके पीछे होता जाता है जिससे वो अपने सॉफ्ट कुशन यानी वांग जी के ऊपर लेट जाए। उसने अपना सिर वांग जी के चेस्ट पर रख लिया था और अभी भी बुक्स के पेज को टर्न कर रहा था, यानी उसे कोई आइडिया नहीं था कि वांग जी उसके पीछे है। वांग जी को बहुत अनहैप्पी फील हो रहा था कि विंग अपनी बुक में इतना ज़्यादा खो गया है कि अपने हस्बैंड के बारे में ही भूल गया है। लेकिन फिर भी वो अपना एक हाथ विंग की वेस्ट पर रख लेता है। वांग जी की नोज़ विंग के बालों में थी, उसके लिप्स विंग के कान के पास थे। वांग जी की हॉट ब्रीदिंग विंग सुन सकता था, लेकिन उसे ये नहीं लगा कि उसके पीछे वांग जी है, बल्कि उसे लगा कि कोई मॉस्किटो है जो उसकी नेक के आसपास घूम रहा है। वो पीछे मुड़ता भी नहीं है और पीछे की तरफ एक जोर का स्लैप लगा देता है। वो स्लैप सीधा वांग जी के फेस पर आकर लगा था। फाइनली विंग उसकी तरफ मुड़ता है और उसे पता चलता है कि वो वांग जी था। विंग उससे कहता है, लंजा, तुम यहाँ कब आ गए? तुम्हें लगा तो नहीं? प्लीज़ मुझे देखने दो। लेकिन वांग जी का फेस तो गुस्से में लाल हो गया था। इससे पहले कि विंग उसे सॉरी कह पाता, वांग जी उसके लिप्स अपने लिप्स से कवर कर लेता है। वो उसे बहुत देर तक किस करता है। जब दोनों अलग होते हैं तो विंग उससे स्माइल करते हुए कहता है, लंजा, लगता है तुम काफ़ी फ्री हो। मैं चाहता हूँ कि विंग का सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हो पाता और विंग को वांग जी सीधा ग्राउंड पर पुश कर देता है। उन दोनों की फिंगर्स आपस में इंटरलॉक्ड थी। पूरी जिंगशी में अब बस उनकी किसिंग की आवाज़ थी। विंग सांस लेने के लिए खुद को वांग जी से अलग करता है और फिर से अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है, लंजा, मैं चाहता हूँ कि फिर से विंग का सेंटेंस अधूरा रह जाता है क्योंकि उसे फिर से फोर्सफुली पुश कर दिया गया था। विंग बहुत शॉक में था, लेकिन वांग जी का एग्रेशन देखकर उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ भी कहने की, तो वो वांग जी को उसे किस करने देता है। जब वांग जी का किस करना फाइनली ख़त्म होता है, वो देखता है कि विंग के लिप्स रेड हो गए थे, एकदम प्लम फ्लावर की तरह। उसके चीक्स बहुत ब्लश कर रहे थे। वो अभी भी विंग को देखकर फुली सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए वो फिर से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके लोअर लिप पर बाइट कर लेता है।
वुयिंग को अब उस पर बहुत गुस्सा आता है और फाइनली वो उससे कह ही देता है, लंजा, यू स्टिंकी रास्कल, मैं कह रहा था कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एप्पल्स ले आओ। तुमने मेरा सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होने दिया। लेकिन वांग जी को ज़रा सा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। वहीं गुस्से कहता है, सेकंड मास्टर लैन, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? लैन फैमिली मोटो को भूल गए क्या? फोरहेड रिबन का मतलब क्या होता है? खुद को कंट्रोल में रखना। उसकी नज़र वांग जी के फोरहेड पर जाती है तो वहाँ फोरहेड रिबन ही नहीं था। वो वांग जी से कहता है, लंचा, तुम्हारा रिबन कहाँ गया? वांग जी का रिबन अपने आप ही आकर उसके शोल्डर्स पर आकर गिर गया था। अब उन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी। फोरहेड रिबन अपने आप ही गिर गया, जैसे वो भी चाहता हो कि वांग जी और वुयिंग अभी एक हो जाएं। और वही होता है जिसका वुयिंग को डर था। वांग जी अब पूरी तरीके से उसके ऊपर आ गया था। वुयिंग उससे फिर चिल्लाते हुए कहता है, लंजा, मुझे एप्पल्स खाने हैं। लेकिन वांग जी उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ टाइम तक वुयिंग उससे अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो खुद से कहता है, वांग जी से रिक्वेस्ट करना यूजलेस ही होगा। उनकी लोअर बॉडीज एक दूसरे से टच हो रही थी। इससे पहले कि वांग जी कुछ करता, वुयिंग उससे कहता है, रुक जाओ लंजा। ऐसा नहीं था कि उसे वांग जी का टच करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लास्ट नाइट की ही बात है जब वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए थे और उन दोनों के बीच काउंटलेस टाइम्स सेक्स अफेयर्स हुआ था। वुयिंग जब सुबह उठा था तो ऑलरेडी उसे बहुत पेन फील हो रहा था। वो वांग जी से कहता है, लंजा, तुम्हें पता है ना रात को हमारे बीच क्या हुआ था? मेरी बॉडी अभी भी हर्ट कर रही है, तो क्या हम आज रात तक के लिए नहीं रुक सकते? वांग जी अपनी आंखें नीचे झुका लेता है, जैसे उसे गिल्टी फील हो रहा हो। वो अपने हाथ वुयिंग की वेस्ट पर ले जाता है और उसे रब करते हुए कहता है, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? वुयिंग स्लाइटली हाँ कर देता है और उससे कहता है, लंजा, तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। इतना लंबा समय हो गया है हमारी शादी को हुए और पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में इनडिसेंट थॉट्स चलते रहते हैं। तुम्हारा हस्बैंड इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहा था और तुमने वहाँ भी उसे डिस्टर्ब कर दिया। वांग जी बिल्कुल शांत होकर वुयिंग की सारी डांट सुन रहा था। वो कम्प्लीटली साइलेंट था। वुयिंग उसकी तरफ स्माइल करता है और उसके कान में कहता है, अर्कगा, बुरा मत फील करो, और उसकी तरफ विंक करते हुए कहता है, आज रात को तुम्हें जो करना हो वो कर लेना, ओके लिटिल स्टबर्न। वांग जी फिर से लेयर बाय लेयर अपने सारे कपड़ों को पहनने लगता है, लेकिन उसका फेस बिल्कुल उस बच्चे की तरह हो गया था जिससे उसकी कैंडी छीन ली हो। वुयिंग कुछ समय के लिए वहाँ से गायब हो गया था। आधे घंटे बाद जब वो वापस आता है तो वांग जी उससे पूछता है, तुम कहाँ गए थे? तो वुयिंग कहता है, मैं लेटर ऑडिटोरियम गया हुआ था। वुयिंग के हाथ में काफ़ी सारे लेटर्स थे। वुयिंग के हाथ में एक पिंक लेटर था जिस पर कुछ पिंक फ्लावर्स की ड्राइड लीव्स भी थीं। वांग जी उससे पूछता है, ये किसका लेटर है? वुयिंग कहता है, ये मिस आफे का लेटर है, यांग क्लैन से। वांग जी की ब्लाइंड डेट में मिस आफे भी आई हुई थी। वांग जी वुयिंग के हाथ से सारे लेटर्स ले लेता है। ज़्यादातर लेटर्स जो लड़कियों ने भेजे थे वो सब वांग जी की ब्लाइंड डेट में आई हुई थी। वांग जी वुयिंग से पूछता है, तुम उन सबको जानते हो? वुयिंग कहता है, हाँ लंजा, मैं यहीं पर इन सब से मिला था जब वो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट के एग्ज़ाम के लिए आई हुई थी। वांग जी वुयिंग से कहता है, लगता है तुम इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानते हो। वुयिंग कहता है, ऑफ कोर्स लंजा, हम साथ में स्कूल जाते थे, कैफेटेरिया में साथ में खाना खाया करते थे। अगर ये सब नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे अपना समय बिता पाता, क्योंकि तब तो मैं यहाँ बहुत बोर हो जाता। मैं पूरे दिन इन सब से बातें किया करता था। वांग जी की आंखों में अचानक से गुस्सा था और वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में पूछता है, तुम इन सब के साथ क्या कर रहे थे? वुयिंग कहता है, मैंने बताया तो लंजा, हम बातें किया करते थे, साथ में एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस करते थे, फ्लूट प्ले करते थे, और तुम्हें पता है मिस आफे तो बहुत अच्छा चेस खेलती थी। यहाँ पर काफ़ी सारी टैलेंटेड लड़कियाँ थीं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जब भी हम सई टाउन जाया करते थे, यस गाइस, सई टाउन से याद आया, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में हमेशा इसको कई टाउन बोला है ना, लेकिन कल परसों मैं फिर से अनटेम देख रही थी तो मुझे अपनी गलती पता चली। इसको कई टाउन नहीं बल्कि सई टाउन प्रोनाउंस करते हैं, तो आगे मैं इसको सई टाउन ही बोलूँगी, ओके। वुयिंग कहता है, जब भी मैं सई टाउन जाया करता था तो उनके लिए गिफ्ट में गैजेट्स लाया करता था, हेयर पिन्स लाया करता था, या कभी कभी रूज भी लाया करता था। वांग जी अब बिल्कुल शांत नहीं रह सकता था।
वो उससे कहता है गिफ्ट्स, तुमने उन लोगों को गिफ्ट भी दिए? वही कहता है हाँ लंजा, युनमक की स्पेशलिटी है। उस समय मैं तुम्हें भी काफ़ी सारे गिफ्ट्स देना चाहता था पर तुम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। मैंने उन लड़कियों को युनमक भी इनवाइट किया था। अभी ही हमारी शादी हुई है। उन्हें लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, इसीलिए वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर अब मैं फ्री हूँ तो मैं उन्हें इनवाइट कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है लंजा, क्या मुझे युनमक खुद ही जाना चाहिए? लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो, पर मुझे पता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं और लड़कियों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये तुम्हारी चॉइस है, क्या तुम मेरे साथ आओगी या नहीं, पर मैं तो जाऊंगा। अब वांगजी एक गहरी आवाज़ में उससे पूछता है, कितनी लड़कियों को तुमने गिफ्ट दिए हैं? विंग को फाइनली समझ आता है और वो बुरी तरह हंसते हुए कहता है, अर्गगा, क्या तुम्हें जलन हो रही है? वांगजी सीरियसली उससे कहता है नहीं। विंग कहता है नहीं हो रही, झूठ मत बोलो, तुम रूल तोड़ रहे हो। लेकिन इसमें जेलस होने वाली कोई बात ही नहीं है लंजा, मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूं ना। क्या इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? ऐसा कहकर वो वांगजी के चेस्ट को सहला रहा था, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम अभी भी एक दूसरे को लेटर्स भेजते हो? वांगजी जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करने पर उतर आया था। विंग उससे कहता है, लिटिल स्टबन, कलेक्शन ऑफ मैरिज भूल गए क्या? बिना किसी रीज़न की वजह से जेलस नहीं हो सकते, ये तुम्हारे क्लैन रूल्स में लिखा है ना। वांगजी का जेलस भरा हुआ फेस देखकर विंग बुरी तरह हंसना चाहता था, लेकिन उसे अपने हस्बैंड पर थोड़ी दया आ जाती है और वो उससे कहता है, लंजा, वो सब मेरे गुड फ्रेंड्स हैं, हम लोगों के बीच में एक लाइन बनी हुई है, तुम बिना किसी रीज़न के ही जेलस हो रहे हो। वांगजी को अपना जेलस होने पर अब थोड़ा सा अशेम्ड फील हो रहा था। विंग अब अपना हंसना कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उससे कहता है, लंजा, तुम इतनी छोटी से मैटर को लेकर जेलस हो रहे हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। ये बात सच है कि कुछ लड़कियों को अभी भी मैं लेटर्स लिखता हूँ, लेकिन अब पहले की तरह नहीं लिखता। अब जब मेरी तुमसे शादी हो गई है तो नेचुरली अब मैं उन लोगों को टीज नहीं कर सकता उस तरह जैसे मैं पहले किया करता था। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे लेटर्स पढ़ लो, एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। वांगजी उससे कहता है, इसका मतलब हमारी शादी से पहले तुम उन्हें टीज किया करते थे? विंग अपने हाथों को वांगजी की नेक में डालते हुए कहता है, लंजा, जब हम यंग होते हैं तो ऐसा करना तो बनता है ना। मुझे सच सच बताना, उस समय इतनी सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी तुम्हारे आसपास, तुम्हें क्या कभी कोई भी नहीं पसंद आई? वांगजी तुरंत उससे कह देता है, कभी नहीं। विंग उससे कहता है, अर्गगा, तुम्हें तब भी सिर्फ मैं ही पसंद था? वांगजी की ब्रीदिंग एकदम से रुक गई थी। वो विंग के लिप्स पर किस कर लेता है। उसने विंग की वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। विंग को अपना आंसर मिल गया था। अब वांगजी उससे कहता है, तुम अपना बताओ, तुम्हें उस समय कोई और पसंद था क्या? विंग उससे कहता है, लंजा, ये नॉर्मल है, मैन ज़्यादातर ब्यूटीफुल लड़कियों को पसंद करने लगते हैं। वो लड़कियां उस समय जो तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, एक्सीलेंट थी, और मैं एक एनर्जेटिक यंग मैन हूँ, तो मैं एक दो लड़कियों से थोड़ा अट्रैक्ट हो गया था। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ अजीब तो नहीं है ना। वांगजी गुस्से में उसका नाम लेते हुए कहता है, विंग। वांगजी के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। विंग फिर हंसते हुए कहता है, लंजा, मैं नॉनसेंस बातें कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों पर विश्वास मत करो। अगले ही पल वांगजी ने फिर उसे ग्राउंड पर प्रेस कर दिया था। विंग उससे कहता है, लंजा, तुम्हें पता है जब तुम जेलस होते हो ना तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हो। विंग को नहीं पता था कि वांगजी तुरंत उसकी क्लोथ बेल्ट खोल देगा। वांगजी के एंग्री फेस के सामने अब विंग की चेस्ट एक्सपोज हो रही थी। विंग उससे कहता है, लंजा, तुम क्या करने वाले हो? वांगजी ने अपने एक हाथ से विंग को टाइटली पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ विंग के कपड़ों के सीधे अंदर जाता है। विंग उसे कहता है, लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में कोई भी दूसरी लड़की पसंद नहीं थी, मैंने वो सब बस ऐसे ही कह दिया था। लेकिन वांगजी अब उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। उसे विंग पर ऑलरेडी बहुत नाराज़गी थी। विंग उससे कहता है, सेकंड यंग मास्टरलैंड, तुम अपने हस्बैंड को इस तरह कैसे बुली कर सकते हो?
मैंने कहा था ना रात को हम साथ होंगे। अब तक तुमने कितने सारे रूल्स तोड़ दिए हैं, जेलस हुए बिना किसी रीज़न की वजह से, झूठ बोला और अब अपने पार्टनर को बुली कर रहे हो। तुम बहुत बुरे हो लंजा। तुम्हारे एंसेस्टर्स को पता चला ना कि उनका हंगकुंजुन क्या कर रहा है तो वो इतने नाराज हो जाएंगे कि अपनी कब्र से ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगली आवाज़ जो वेइंग ने सुनी थी वो उसके कपड़ों के फटने की थी। वांग जी ने उसके कपड़ों को गुस्से में फाड़ दिया था, उसके ट्राउजर्स को भी उससे अलग कर दिया था। वेइंग को अब डर लगने लगता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, लंजा तुम भूल गए क्या, हफ्ते में सिर्फ 2 बार। ज़रा सोचो इस बार हम कितनी बार कर चुके हैं, 8, 9 बल्कि 10 बार कर चुके हैं। कलेक्शन ऑफ मैरिज में क्या लिखा हुआ था लंजा, अपनी लस्ट को कंट्रोल करो। वहीं उसे सारे रूल्स गिनवाया जा रहा था, ये सोचकर कि शायद वांग जी को डर लगने लगेगा। लेकिन वांग जी उसके कान में प्राउडली कहता है, हम दोनों के बीच क्या होगा और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। और यहाँ पर चैप्टर 93 ख़त्म हो जाता है। अभी तक ये फ़ैन फिक्शन यहीं तक अपडेटेड है। नेक्स्ट पार्ट्स इसके जैसे ही रिलीज़ हो जाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे लगता है ये फ़ैन फिक्शन बहुत ज़्यादा ही हॉट और स्टीमी सा है, स्पेशली अब जाकर कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। शुरुआत में तो स्टोरी लाइन इसमें ज़्यादा थी। आपको क्या लगता है और कैसा लग रहा है ये फ़ैन फिक्शन, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।